हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपका चैप्टर 17 में दिया हुआ है आपके लक्ष्मीकांत के बुक में, और प्रेसिडेंट के बारे में डील करता है आपका आर्टिकल 52 टू 78, और ये आपको प्रोवाइडेड है पार्ट 5 में। तो देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में जो भी प्रोविजंस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चंस को डील करते हुए। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? When the President of India is to be impeached for violation of Constitution, the charges shall be preferred by either House of the Parliament. तो जब भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा उसके कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन के लिए, तो जो चार्ज होंगे वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में लगाए जा सकते हैं। एंड सेकेंड क्या कह रहा है? एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया अकरिंग बाय द रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज शैल बी हेल्ड नो केस लेटर देन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट के टेन्योर के पूरा होने के पहले डेथ या रिजिग्नेशन या रिमूवल की वजह से प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो जाता है, तो 9 month वैकेंसी से पहले उस सीट को फुलफिल करना होता है, उस ऑफिस को फुलफिल करना होता है, मीन्स फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपने अभी तक अपना आंसर तो चूज़ कर लिया होगा। मैं यहाँ डील करती हूँ। देखिए, इम्पीचमेंट आपका आर्टिकल 61 में प्रोवाइड किया गया, और इम्पीचमेंट का जो प्रोसीड्योर है वो डील किया हुआ है कि किसी भी हाउस में उस बिल को आइदर हाउस में उस चार्जेस को इनिशिएट किया जा सकता है, और 1/4 जब तक मेंबर उसको इनिशिएट करेंगे, उसको रेटिफाई करेंगे, तब जाके वो इनिशिएट होगा, और 14 डे के प्रायर प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को 14 डे का इम्पीचमेंट के रिजोल्यूशन को लाने के बाद। और फिर आपको चाहिए कि 2/3 मेजोरिटी से आइदर हाउस में उसको पास कराए इम्पीचमेंट को, तब जाकर के प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं। तो यहाँ पे दोनों हाउस में लाया जाता है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड जो आपका है वहाँ पे 9 month नहीं होगा, यहाँ पे आपका 6 month होगा, और ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 62 में कि 6 month के टाइम को पूरा होने से पहले उस सीट को उस वैकेंसी को पूरा फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, और आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको स्टेटमेंट को देखना और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 members ऑफ राज्यसभा ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड सेकेंड क्या है? द प्रेसिडेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज एट हिज डिस्क्रेशन। तो फर्स्ट क्या कह रहा है ना आपका कि जो 12 मेंबर होते हैं उसको चूज कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। एंड सेकंड आपका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, उसके जो चेयरमैन होते हैं उसको चुनने का और उसको हटाने का पूरा एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस, ये आपका आर्टिकल 74 में डील किया गया है कि प्रेसिडेंट कोई भी अपना वर्क करेंगे तो वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे करेंगे। तो आपका स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड जो है, वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है प्रेसिडेंट का किसी भी इंसान को अपॉइंट करने का या हटाने का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे जो 12 मेंबर होते हैं वो कहाँ से नॉमिनेट होते हैं? इनका नॉमिनेशन का एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जो भी स्पेशल नॉलेज होगा किसी भी पर्सन को या एक्सपीरियंस होगा किस फील्ड में, आपका पहला हो जाएगा लिटरेचर के फील्ड में, या फिर आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, और सोशल सर्विस के फील्ड में। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको स्टेटमेंट को देखना और यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्या है? ऑन द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ 5 years ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट मस्ट कंटिन्यू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपन हिज ऑफिस। तो देखिए, जब उसका टर्म का एक्सपायरी हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? तब तक अपना ऑफिस होल्ड करके रखते हैं जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुन करके उस ऑफिस में ना आ जाए। एंड सेकेंड आपको क्या कह रहा है? द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ President's election consists of elected members of the Legislative Assembly of Delhi and Pondicherry also। तो जो उसका इलेक्शन करवाते हैं उस कॉलेज में कौन कौन से होने चाहिए? सारे इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। कहाँ के? दिल्ली और पौंडीचेरी के भी।
चूज़ कर लीजिए आप अपना करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो 5 ईयर का टेन्योर होगा उस अगर वहाँ पे पूरा हो जाता है और इलेक्शन नहीं होता है दूसरे मेंबर का, दूसरे प्रेसिडेंट का, तब तक उस ऑफिस को जो कंटिन्यू जो प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करेंगे। ये आपका आर्टिकल 56 में दिया हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। एंड फिर आपका जो सेकंड जो कह रहा है दिल्ली और पांडिचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे, तो ये आपका आर्टिकल 55 में डील किया गया है कि किस मैनर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा या इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्टेड मेंबर होते हैं आपके पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर होंगे, स्टेट के इलेक्टेड मेंबर होंगे, और आपके जो दिल्ली और पांडिचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दोनों के इलेक्टेड मेंबर होंगे। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी जगह का कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दिस पावर। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है यूनियन गवर्नमेंट का वो किस में होता है, प्रेसिडेंट में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी काम करेगी आपकी यूनियन गवर्नमेंट वो लास्टली किसके नाम पर होगा, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शैल एक्सरसाइज दिस पावर हिमसेल्फ, वो अपना काम खुद से ही करते हैं। सेकंड आपका क्या कह रहा है, डायरेक्टली और थ्रू ऑफिस सबऑर्डिनेट टू हिम इफ़ ही सो डिज़ायर्स। तो वो काम को खुद भी करते हैं या उनको लगे तो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिस भी उस काम को करते हैं। एंड सी क्या कह रहा है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिस सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो खुद भी काम कर सकते हैं या फिर उनके सबऑर्डिनेट के थ्रू भी काम कर सकते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट 3 को देखेंगे, ऑप्शन 3 को, तो आपको ये करेक्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी काम करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आप इस तरह से अपना ऑप्शन सी को पिक कर सकते हैं। एंड डी तो वेग स्टेटमेंट है क्योंकि ऑनली द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आप करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस को होल्ड करते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके जो चीफ होते हैं वो उनका टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर का होता है, या तो फिर वो 65 ईयर जो पहले पूरा हो जाए तब तक ऑफिस को होल्ड करते हैं। एंड सेकंड क्या है, द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं वो ऑफिस को होल्ड करते हैं कैसे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पे, मीन्स जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करके रहेंगे। सी क्या कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा दोनों हाउसेस से तब। एंड डी क्या कह रहा है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब भी प्रेसिडेंट को लगेगा वो लोकसभा के स्पीकर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनका टेन्योर होता है 6 ईयर का, 65 ईयर्स का, जो पहले पूरा हो जाए उस हिसाब से ये वहाँ से हटेंगे, इसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है। बी आपका जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं और एडवाइस लेते हैं किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो केवल रिजोल्यूशन से रिमूव नहीं किए जा सकते, इनका रिमूवल का प्रोसेस है, अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं तो भी रिमूव किए जा सकते हैं। एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा तो बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है। इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए हर एक काम में तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 के तहत बाउंड है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस ले, लेकिन किसी किसी केस में वो बाउंड नहीं है। तो वैसा भी आपका 3 केस दिया हुआ है। देखिए देखते हैं यहाँ का हमारा स्टेटमेंट क्या है, द चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करने में उनको एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे ये कह रहा है। देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है, द डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट विच रिफ्यूजेस टू क्विट आफ्टर हैविंग लॉस्ट इन मेजोरिटी इफ द हाउस ऑफ द इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट का डिसमिसल अगर वो रिफ्यूज़ कर जाए अपना मेजोरिटी को, अगर अपना मेजोरिटी को लॉस्ट कर जाए तो प्रेसिडेंट का काम होता है उसको रिमूव करना। एंड थर्ड क्या कह रहा है आपका, द लोकेशन ऑफ द बिजनेस मीन्स काम को एलोकेट करना, कौन क्या काम करेगा। और फोर क्या कह रहा है, द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउसेज व्हेन अपील टू इलेक्टोरेट बिकम्स नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका फोर्थ स्टेटमेंट
कि जो हाउस होगा उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा अगर कोई भी जो इलेक्टोरेट से आपको अपील करना ज़रूरी हो जाता है। मीन्स मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे लोकसभा अपनी मेजोरिटी खो देती है और फिर इलेक्टोरेट से अपील मीन्स कि इलेक्शन कराना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट मतलब ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। मान लेते हैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं रहती तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट खुद से ही चूज़ कर लेंगे कि वहाँ पे किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। एंड सेकेंड देखते हैं आपका जो डिसमिसल होगा लॉस्ट ऑफ मेजोरिटी के कारण हाउस ऑफ पीपल का, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट डिसमिसल कर सकते हैं। तो आपका 2 भी करेक्ट हो जाएगा। एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस, तो एलोकेशन ऑफ बिजनेस कौन कराते हैं आपके, खुद प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब मिलकर करते हैं कि किसे क्या काम करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। एंड इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन का भी रोल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी बिजनेस का एलोकेशन कराया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे ऐड नहीं होगा, बाउंडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डील करते आ रहे हैं कि आर्टिकल 24 में ऐसा दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस पे काम करना है। सेकंड क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस। तो प्रेसिडेंट को क्या चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए वैसे एडवाइस को कंसिडर करने के लिए, रिकन्सिडर करने के लिए। थर्ड क्या कह रहा था, प्रेसिडेंट नीड नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। तो प्रेसिडेंट को ज़रूरत नहीं है कि अगर उनको मिल जाता है एड एंड एडवाइस तो भी आप वो उसके अकॉर्डिंग काम करें, मीन्स बाउंड नहीं है उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। एंड आपका फोर्थ क्या कह रहा था, प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा अगर वैसा एडवाइस मिल जाता है तो रिकन्सिडरेशन के बाद। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला है और सेम स्टेटमेंट है, यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे होता ये है कि प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो प्रेसिडेंट उनको दोबारा बोल सकते हैं कि आप इस एडवाइस को दोबारा देखिए कि ये एडवाइस सही है या नहीं। अगर रिकन्सिडरेशन के बाद वापस प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दिया जाता है और सेम एडवाइस दिया जाता है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड हो जाते हैं कि उनको उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। फर्स्ट क्या आपका इसमें आपको देखना है कि आपका आर्टिकल कौन सा किस में डील किया गया है। तो फर्स्ट क्या है, पावर टू ग्रांट पार्डन, मीन्स प्रेसिडेंट का पावर पार्डन देने का, ये कहाँ पे डील किया गया है। एंड बी क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। सी क्या है, पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर। और डी क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में मैक्सिमम हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये आपका यूपीएससी प्रीवियस का क्वेश्चन रह चुका है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में कहाँ डील किया गया, आपका आर्टिकल 76 में। तो अगर आप मैच कराएंगे डी को 1 से तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे। आपको फिर देखना है कि पार्डन या फिर आपको इन तीनों में से कोई भी पता हो तो आप उसको मैच करा के अपना करेक्ट ऑप्शन तक जा सकते हैं। एंड आपका सी क्या है, पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर जो कहाँ डील किया गया, आपका आर्टिकल 75 में। एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन का एग्जीक्यूटिव आपका किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 53 में। एंड पावर टू ग्रांट पार्डन, पार्डन देने का अधिकार कहाँ पे है, आर्टिकल 72 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट का 4 एंड बी का कौन सा हम लोगों ने मैच कराया, बी का आपका क्या है, आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कहाँ डील किया गया है, आर्टिकल 53 में। तो इस तरह आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे डील किया गया, आप इस तरह एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्टेटमेंट देखना है आपको, फिर से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कम कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में। एंड बी क्या कह रहा है, द गवर्नर कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो गवर्नर क्या होंगे, वो कम नहीं कर सकते आपके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में।
एंड 3 क्या कह रहा है आपका, द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन एक्सटेंड टू पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल। तो पावर जो है प्रेसिडेंट का क्षमा करने का, पार्डन करने का, वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कोर्ट मार्शल तक भी एक्सटेंड करता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ये कह रहा है। देखिए ये जो पावर ऑफ कम्यूटेशन है आपका प्रेसिडेंट का, तो ये है ही लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब डेथ सेंटेंस को वो लाइफ इम्प्रिजमेंट में चेंज कर सकते हैं। और आपका डी भी सही कर रहा है। और आपका जो बी ऑप्शन है, गवर्नर कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में। तो यहाँ कैन नॉट वर्ड आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका इस तरह ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पार्डन वर्ड का क्या मतलब होता है, हम लोग देख लेते हैं करके सारे वर्ड का मतलब जो जो प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे पार्डन वर्ड का मतलब होता है कि ये रिमूव कर देता है कम्प्लीटली। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट सारे सेंटेंस से उस पर्सन को रिमूव कर देंगे। एंड आपका सेकंड कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन में क्या होता है ना, कम करना, जो भी उसको दिया गया है सज़ा, जो भी पनिशमेंट दिया गया है उसे कम करने के बारे में बात किया रहता है। मान लेते हैं किसी को दिया गया है डेथ सेंटेंस, तो उसको कम करके क्या कर देना है, लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, मीन्स लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात करता है। और जो रिमीशन है, रिमीशन में भी सज़ा कम होती है लेकिन उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, उसका फॉर्म सेम रहेगा। मीन्स अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट दी हुई है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट ही रहेगी, मीन्स लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं रहेगी, उसका ईयर कम कर दिया जाएगा। मान लेते 14 साल की सज़ा तो उसको 7 साल कर दिया जाए, 10 साल कर दिया जाए, ये होता है। और रिस्पाइट होता है एक। रिस्पाइट में क्या होता है कि अगर सेंटेंस मिला उसको कम कर देना, उसमें भी कम होता है लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए। मान लेते हैं पर्सन अगर फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर किसी महिला की प्रेगनेंसी है, उस केस में उसकी सज़ा को कम किया जाता है। एंड आपका एक लास्ट वर्ड होता है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है कि जो डेथ सेंटेंस होते हैं उसको क्या किया जाता है, पार्डन करने के लिए टाइम एलोकेट कर दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी डेथ सेंटेंस मिला, स्पेशली डेथ सेंटेंस के केस में होता है, तो आप उसके लिए पार्डन की याचिका दायर कर सकें, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे समझ लिया। और जो गवर्नर होते हैं उनको भी सेम सारा कुछ मिला हुआ है, बस उनके केस में ये होता है कि उनको जो डेथ सेंटेंस होते हैं उनको क्षमा करने का अधिकार नहीं है डेथ सेंटेंस के केस में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट चेंज कर सकते हैं लेकिन डेथ सेंटेंस को कंप्लीट खत्म नहीं कर सकते आपके गवर्नर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजन दिया हुआ है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मीन्स कोई भी वर्क को कराने के लिए वो हेड होता है। रीजन क्या दिया हुआ है इसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा इलेक्ट होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आपको अपने आप में करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इसके इलेक्शन से और इसके वर्क का कोई रोल आपस में एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन कौन से केस में वो बाउंड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये बताना है। फर्स्ट क्या है, इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर को रिमूव करना हो उसके बारे में। बी क्या है, इन डिसाइडिंग द क्वेश्चंस वेदर द मेंबर ऑफ लोकसभा हैज़ बिकम डिस्क्वालीफाइड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर। तो लोकसभा के केस में अगर उसके मेंबर डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं अपने टेन्योर को पूरा करने में। सी क्या है आपका, वाइल एक्सरसाइजिंग पावर टू ग्रांट पार्डन, अगर पार्डन देना, क्षमा देना उस केस में। एंड डी क्या है, इन डिसमिसिंग अ सिविल सर्वेंट विदाउट एनी इंक्वायरी और हियरिंग ऑन ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस कर सकते हैं अपने मन से बिना किसी इंक्वायरी और हियरिंग के, किस बेसिस पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे बुक में, तो बुक में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो आपका ऑप्शन बी है, इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन वेदर द मेंबर ऑफ लोकसभा हैज़ बिकम डिस्क्वालीफाइड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर, यहाँ पे ये दिया हुआ है और बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। और कौन कौन से बेसिस पे बाउंड नहीं होता ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ग्राउंड है, 3 सिचुएशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। फर्स्ट क्या होता है आपका, अपॉइंटमेंट में, प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में। सेकंड आपका क्या है, आपका ये हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसमिसल में, जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी
क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो आप उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। और थर्ड क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो इन 3 मैटर पे प्रेसिडेंट को ज़रूरत नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लें। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मनी कैन बी एडवांस्ड आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर बाय द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर मनी को निकालना हो किसी अनफॉर्सीन सिचुएशन के लिए, तो वहाँ पे कौन उसको निकालेगा, मीन्स कौन उसको निकाल सकता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ तो प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे प्रेसिडेंट को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एलिमिनेट भी करना हो तो आप प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट कन्फ्यूज़न यहाँ पे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कंटिजेंसी फंड के लिए अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए तो प्रेसिडेंट यहाँ पे हेड हो जाते हैं। 13 देख ले क्वेश्चन हमारा। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक ही डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं। हमारा 13 क्वेश्चन, द चार्ज ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज इम्पीचमेंट कैन नॉट बी प्रिफर्ड बाय द हाउस अनलेस। तो जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर होता है तो उसको इम्पीचमेंट नहीं किया जा सकता बाय हाउस अनलेस, जब तक कि मीन्स उसको नहीं लाया जा सकता। ये पूछ रहा है कब तक नहीं लाया जा सकता है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेजोल्यूशन कंटेनिंग द प्रपोजल इज मूव्ड आफ्टर 7 days नोटिस ऑफ राइटिंग साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द दैट हाउस। देखिए अभी हम लोगों ने इम्पीचमेंट के बारे में डील किया था, वहाँ पे कितने दिनों के बारे में हम लोगों ने डील किया, 14 days के बारे में। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 days राइटिंग में साइन कराना पड़ेगा और 1/4 टोटल मेंबर का उसमें प्रोपोजल 1/4 मेंबर के द्वारा लाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपको इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 day नहीं 14 days है। सेकंड क्या, द रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। तो उस हाउस के टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेंबर के द्वारा उस रिजोल्यूशन को पास कराना चाहिए। तो सेकंड तो आपको करेक्ट है, क्योंकि अगर एक हाउस में लाया जाता है तो 2/3 से पास कराइए, फिर सेकंड हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास करा करके इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा होता है, प्रेसिडेंट वहाँ से रिमूव हो जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इस तरह आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट में ये ऑब्लिगेटरी किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करें। तो आपको ये कह रहा है कि इस पर्पस के लिए कौन से एक्ट को अमेंड किया गया होगा, कौन से एक्ट नहीं, कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया होगा। तो हम लोग डील करते हैं एड एडवाइस किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 74 में। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। एंड अगर देखें 73, तो क्या 73 में क्या डील किया गया है आपका, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की, यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करेगा। एंड आर्टिकल 75 में ये डील किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, लोकसभा के लिए। एंड आर्टिकल 77 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा। मीन जो भी पार्लियामेंट का वर्क होगा, एक्शन होगा, उसका फाइनल अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है। तो 77 में इसके बारे में। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस IAS। हम इस सीरीज में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन।